हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, आपके एसएससी एग्ज़ाम में भी फिजिक्स से न्यूमेरिकल संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन कंसेप्चुअल होता है, आपको उसको बनाने में टाइम लगता है। अगर आप पहले से प्रैक्टिस नहीं किए हुए रहते हैं तो वहाँ पे आप जा करके उसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिर करना क्या है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एसएससी के प्रीवियस ईयर मैकेनिक्स चैप्टर, फिजिक्स का मैकेनिक्स चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखेंगे, साथ ही साथ उसके कंसेप्ट को भी देखेंगे कि वो किस तरह से बनता है। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की इस सेशन की और देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए दोस्तों, हम लोग का पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। कह रहा है कि एक स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्नलिखित में से किसके समानुपातिक है। आपकी ये एसएससी एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और आपका ऑप्शन है पिंड का द्रव्यमान, गुरुत्व के कारण त्वरण का वर्ग, गिरने के समय का वर्ग, गिरने का समय। दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे? इसमें क्या कह रहा है कि कोई वस्तु है जिसको स्वतंत्र रूप से ऊपर से नीचे गिराया जाता है, तब पूछ रहा है जो गिरेगा तो जो दूरी कवर करेगा वो दूरी किसके समानुपातिक होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि आपका ये कोई वस्तु है, ये ऊपर से नीचे स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, तो नीचे गिरेगा तो कहाँ गिरेगा? आप कहेंगे सर अर्थ पे गिरेगा। अच्छा, कोई भी चीज़ अर्थ पे किसके अकॉर्डिंग गिरता है, किसके अनुसार गिरता है? तो आप कहेंगे सर गुरुत्वीय त्वरण के अकॉर्डिंग गिरता है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो सारे वस्तु को अपनी ओर गुरुत्वीय त्वरण से खींच रही होती है। अच्छा, ये बताइए कि मान लीजिए कि ये इस ऊंचाई से यहाँ तक गिर रहा है, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगा। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप कहेंगे सर कैसा बात कर रहे हैं, इसको तो हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊंचाई बोलते हैं इसको हम लोग। इसी दूरी को क्या बोलते हैं? ऊंचाई। यही अगर मेरा प्लेन में मोशन रहता, मतलब सतह पे चल रहे होते, तो वो रैखिक आपका दूरी हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो है ये ऊंचाई से गिर रहा है, तो इसके लिए हम लोग इसका दूरी जो है क्या ले लिए? h ले लिए। अब क्या कह रहा है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक गिरेगा तो इस कुछ न कुछ दूरी कवर करेगा, और वो दूरी जो है किसके समानुपाती होगा? दोस्तों, आपको पता है कि जब कोई वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी जो होती है वो कैसे होती है? h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से हम लोग निकालते हैं। h इक्वल टू क्या निकालते हैं फॉर्मूला? यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। हाँ, वही फार्मूला है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन में, रैखिक गति में पढ़ते हैं। जो u प्रारंभिक वेग होता है आपका, t समय होता है, a त्वरण होता है और t फिर समय होता है। यहाँ पे वही चीज़ है। यहाँ पे जब हम लोग गुरुत्वीय त्वरण के लिए किसी मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के लिए जब दूरी निकालने का कोशिश करते हैं, तब हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं। सिर्फ ये जो आप त्वरण देख रहे हैं ना, यहाँ पे g रख देते हैं गुरुत्वीय त्वरण के रूप में, तब हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाता है? h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। आप यहाँ पे ये भी देख पा रहे होंगे दोस्तों कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसकी वेग अचानक से 10 मीटर पर सेकंड या 20 मीटर पर सेकंड की नहीं होगी। वो कहाँ से चलना शुरू किया होगा? तो वो 0 से चलना शुरू किया होगा। मतलब क्या कि वस्तु की जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है? 0 है। अब इस u का वैल्यू आप इसमें पुट कीजिए, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? u के जगह पे 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। क्या हम इसको लिख दे तो आपको समझ में ना आएगा? ऐसे लिख दे तो जी टी स्क्वायर बाई 2, बिल्कुल समझ में आएगा। कुछ नहीं किया, ये जी टी स्क्वायर आपका था, उसको ऊपर ले गए कि कोई एक का कोई वैल्यू होता ही नहीं है। एक को किसी नंबर के साथ गुना करेंगे तो भी वैल्यू क्या होगा? उस नंबर के बराबर ही आएगा। तो h इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाई 2 हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि h जो है, ऊंचाई जो है या तय की गई दूरी जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के समानुपाती होती है। साथ ही साथ तय की गई दूरी जो है समय के वर्ग के साथ समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती होती। इसका ऊपर में संबंध यही ना होगा, h समानुपाती g और h समानुपाती टी स्क्वायर।
हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से ऊपर से नीचे गिर रही है तब उसकी तय की गई दूरी जो होती है वो समय के वर्ग के समानुपाती होती है। मतलब आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब क्या कि जब कोई वस्तु एक स्वतंत्र रूप से गिर रही हो तो उसका जो तय की गई दूरी होगा वो किसके समानुपाती होगा? तो गिरने के समय के वर्ग के। किसके समानुपाती होगा? गिरने के समय के वर्ग के। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस चीज को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। एक चीज और याद रखिएगा, एसएससी का क्या होता है, जब क्वेश्चन वो रिपीट होता है तो डाटा सेम रहता है, सिर्फ अंक बदल दिया जाता है। तो इसीलिए जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करें उसको पूरी तरह से कंप्लीट करने का कोशिश करें, उसमें आधा अधूरा दिमाग मत लगाइएगा। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइए दोस्तों, हम लोग का दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही आसानी से ये भी क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि द्रव्यमान m और वेग a की एक गोली द्रव्यमान m के लकड़ी के बड़े ब्लॉक में दागी जाती है, सिस्टम का अंतिम वेग क्या होगा? देखिए द्रव्यमान दोनों जगह मैंने m ही बोला है, लेकिन वहाँ पे डिफरेंसेस है। एक जगह पे आपका कैपिटल M है और एक जगह पे आपका स्मॉल m है। जरा सा इसको फिगर के माध्यम से समझने का कोशिश कीजिएगा। क्या कह रहा है कि द्रव्यमान m का कोई गोली है, तो मान लीजिए गोली छोटा होता है तो इसका जो द्रव्यमान है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर दिए? छोटका m से। अब कह रहा है कि द्रव्यमान m का गोली जो है वो किस वेग से जा रहा है? a वेग से जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि कोई लकड़ी का गुटका रखा हुआ है या लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान कितना है? m है। अब क्या कह रहा है कि इस पे जब ये गोली टकराती है तो टकराने के बाद सिस्टम का अंतिम वेग क्या होगा? मतलब ये गोली जब एकरा से टकरा जाए तब ओकर अंतिम वेग आपसे पूछा जा रहा है। अब सिंपल आप ही सोचिए ना कि जब कोई वस्तु चलती हुई वस्तु किसी स्थिर वस्तु से टकराएगी तो वो स्थिर वस्तु को भी अपने साथ लेकर के चली जाएगी, तो उस कंडीशन में आपका अंतिम वेग क्या होगा? तो जो दोनों वस्तु साथ में चलेगी जिस गति से, वही उसका अंतिम वेग होगा। अच्छा, आपको ना लग रहा है यहाँ पे कि ये इसमें जाकर के प्यार से टकराता होगा या सटता होगा, ये जाके उसको टक्कर मारता होगा। अरे गोली आप किसी लकड़ी के टुकड़ा पे मारिएगा तो क्या होगा? लकड़ी का टुकड़ा गोली लगने के साथ ही वहां से गति करना शुरू कर देगा, मतलब टक्कर करेगा। क्या कह रहे हैं हम? टक्कर करेगा। आप लोगों ने संवेग संरक्षण सिद्धांत देखा था, क्या कहता है कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का जो कुल संवेग होता है वो संरक्षित रहता है किसी भी निकाय का। क्या कहता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत? कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का कुल संवेग किसी भी निकाय का संरक्षित रहता है। चलिए हम वही चीज यहाँ पे लगाएंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे कि जब ये गोली यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसमें टकराएगा, तो टक्कर से पहले इसकी अपनी कुछ संवेग रही होगी, ऑब्वियसली संवेग रही होगी। कब? टक्कर से पहले। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। टक्कर से पहले किसका संवेग? तो गोली का संवेग कितना होगा? देखिए गोली का द्रव्यमान कितना है? m, और गोली का वेग कितना है? a। तो यहाँ पे टक्कर से पहले गोली का जो संवेग होगा वो कितना हो जाएगा? ma हो जाएगा। अब बात करते हैं कि टक्कर से पहले जब ये गोली आपका लकड़ी के टुकड़ा से ना टकराया है, उससे पहले इस टुकड़ा का क्या संवेग होगा? तो आप कहेंगे कि सर ये तो गति कर ही नहीं रहा था। तो भाई आप पहले ही कह रहे हो कि v = 0 होगी। किसकी? लकड़ी के गुटका का, क्योंकि ये स्थिर अवस्था में गोली इससे आके टकराती है। लेकिन हाँ, द्रव्यमान तो m दिया हुआ है, तो टक्कर से पहले इस लकड़ी का संवेग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर टक्कर से पहले इस लकड़ी का संवेग, तो लकड़ी का द्रव्यमान गुना जे है वेग है ओकरे से गुना करना पड़ेगा। तो भाई ये क्या हो जाएगा? टक्कर से पहले 0। टक्कर से पहले क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, टक्कर से पहले अब दोनों का कुल संवेग कितना होगा? मतलब इसका भी संवेग और इसका भी संवेग। तो आप कहेंगे सर जोड़ना होगा। क्या होगा? जोड़ना होगा, क्योंकि हमको कुल संवेग चाहिए। तो जब हमको कुल संवेग चाहिए टक्कर से पहले, तो आप देखिए कि हम जोड़ते हैं ये ma किसका? गोली का संवेग, और ये 0 किसका संवेग? लकड़ी का संवेग। टक्कर से पहले दोनों का कुल संवेग कितना हो गया? तो ma हो गया। कितना हो गया? ma हो गया। टक्कर से पहले की बात कर रहे हैं हम, टक्कर के बाद का नहीं।
अब देखिए कि जब गोली इससे टकराया, तो इसमें गोली धंस गया होगा और धंसने के बाद दोनों एक साथ चल रहा होगा। तो हम कह रहे हैं कि जब उससे टकराने के बाद जो वस्तु का वेग है, टकराने के बाद जो पूरा निकाय का, पूरा सिस्टम का वेग है वो क्या है, मान लेते हैं कि टकराने के बाद उसका वेग v है। कितना है? वेग v है। अब तो टकराया तो दोनों का द्रव्यमान होगा, दोनों का द्रव्यमान मिल जाएगा। तो देखिए जब दोनों का द्रव्यमान मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि टक्कर के बाद निकाय का कुल संवेग, सिस्टम का कुल संवेग, निकाय का कुल संवेग। तो ध्यान दीजिएगा क्या बोले हम कि जब गोली इससे टकराएगा तो मान लीजिए कि उसका वेग कितना हो गया v, लेकिन उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो आप कहेंगे सर गोली का भी द्रव्यमान और इसका भी द्रव्यमान। तो टक्कर के बाद निकाय का कुल संवेग, गोली का द्रव्यमान है m, गोली का द्रव्यमान कितना है m, लकड़ी का द्रव्यमान कितना है बड़ा वाला m, और हमने वेग कितना बोला है v। तो टक्कर के बाद ये जो निकाय है उसका संवेग कितना हो जाएगा m प्लस m इंटू v। ये छोटा वाला m गोली का द्रव्यमान, बड़ा वाला m किसका द्रव्यमान, लकड़ी का द्रव्यमान, और ये v जो है ये निकाय का, जब गोली उसमें लग जाती है तब उसका वेग है। अब आपसे पूछा है कि निकाय का अंतिम वेग क्या होगा, फार्मूला के रूप में आपसे पूछा गया है। तो आप देखिए कि हम संवेग संरक्षण सिद्धांत के अकॉर्डिंग टक्कर से पहले और टक्कर के कुल संवेग को बराबर कर सकते हैं, क्योंकि संवेग संरक्षण सिद्धांत तो यही कहता है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू संवेग संरक्षण सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वी कैन ऑल्सो राइट एज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि टक्कर से पहले कुल संवेग कितना था यहाँ पे देखिए टक्कर से पहले कुल संवेग कितना m है, और टक्कर के बाद तो m प्लस m इंटू v। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे m प्लस m इंटू v, इसको हम इस तरह से यहाँ पे लिख देते हैं। आपसे पूछा है v कितना होगा, तो ma बटा m प्लस m इंटू v, ये इस तरह से होगा या ना होगा, ऑब्वियसली होगा। लेकिन आपका जो ऑप्शन है वो इस तरह से ना दिया हुआ, सॉरी यहाँ पे ये भी ना होगा, ये भी इधर आ जाएगा तो भी वहाँ काहे लगी होगा। आपका जो इक्वेशन होगा ये इस टाइप से होगा, लेकिन ऑप्शन में आपको ना दिया हुआ है। ऑप्शन में कैसे दिया हुआ है, तो m प्लस m इंटू ए, कुछ इसी टाइप से आपका ऑप्शन दिया हुआ है। मतलब क्या कि आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन कितना, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये बात को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलते हैं हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, हम लोग का तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिएगा कि नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक डैश होता है। तो आप लोग याद किए होंगे, सरल रेखा होती है। कैसे होती है, यहाँ पे किस ग्राफ की बात कर रही है, तो सर दूरी समय ग्राफ की बात कर रही है। किसकी बात कर रही है, दूरी समय ग्राफ की बात कर रही है। आप लोग तो इसको याद कर लेते हैं कि सर जब कोई वस्तु नियत चाल से चल रही हो तो उसका जो दूरी समय ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होता है। लेकिन आज प्रैक्टिकली देख लीजिए कि जब हम लोग दूरी समय ग्राफ खींचते हैं तो जो परपेंडिकुलर लाइन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे x और यहाँ पे y लिख दीजिए। ये आपका ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु हो गया। x एक्सिस पे हम समय को रखते हैं और यहाँ पे हम किसको रखेंगे, दूरी को रखेंगे, क्योंकि दूरी समय ग्राफ है। अब इसमें कह रहा है कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है, तो हम यहाँ पे समय लिख देते हैं क्या 12:10, यहाँ पे फिर लिख देते हैं 12:20, यहाँ पे फिर लिख देते हैं 12:30। ठीक है, अब एक समान चाल से चल रही है तो यहाँ पे 10 कर देते हैं, 20 और यहाँ पे 30। आप देखिए कि वस्तु 0 से चलना शुरू करती है, लेकिन 12:10 में वो 10 मीटर की दूरी कवर कर लेती है। फिर अगले 10 मिनट बाद वो 20 मीटर की दूरी कवर करती है। मतलब यहाँ 10 से 20 समान वेग परिवर्तन हो रहा है, समान चाल से चल रहा है। फिर अगले 10 मिनट में वो 30 मीटर पे चली जाती है। मतलब 20 से 30 में यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा होगा यहाँ भी, और टाइम भी कितना है उतना ही 12:20 से 12:30, मतलब 10 मिनट का अंतराल यहाँ पे ही है। आप देख रहे हैं कि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी कवर कर रही है। कुछ इसी हिसाब से हम क्या करते हैं कि इस तीनों डॉट को मिला देते हैं इस तरह से।
आप देखिए कि आपको ना दिख रहा है कि जब वस्तु एक समान चाल से चलेगा तो उसकी जो दूरी समय ग्राफ होगी वो क्या होगा, सरल रेखा होगा। वो क्या होगा, सरल रेखा होगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर यहाँ पे दूरी ना दे करके विस्थापन पूछ देता, विस्थापन रहता अगर, विस्थापन समय ग्राफ, तो भी वस्तु क्या होता कि वस्तु की जो गति होती वो सरल रेखा में ही होती। तो दोनों टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर दूरी समय ग्राफ दिया है तो भी वस्तु वहाँ पे कंडीशन होना चाहिए कि वस्तु एक समान चाल से चले। तो जब वस्तु एक समान चाल से चलेगा तो उसकी दूरी समय ग्राफ सरल रेखा होगी। जब वस्तु एक समान वेग से चलेगा तो वस्तु की जो विस्थापन समय ग्राफ होगी वो भी क्या होगी, सरल रेखा होगी। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरल रेखा में हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछा गया था। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, हम लोग का जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है वो देखिए क्या कहता है। बहुत ही आसान सा सवाल, लेकिन बहुत सारे कंफ्यूज करते जाएंगे क्वेश्चन को देखने के साथ ही। क्या कह रहा है कि यदि वस्तु का त्वरण समान रूप से परिवर्तित हो रहा हो तो इसका अंतिम वेग डैश के बराबर होगा। क्या कह रहा है कि कोई वस्तु समान रूप से त्वरित हो रही है। क्या हो रही है, समान रूप से त्वरित हो रही है। एक समान त्वरण पढ़े हैं ना आप लोग, उसमें क्या कहते हैं एक समान त्वरण को, जब वस्तु के वेग में समान अंतराल में परिवर्तन हो रहा हो और एक समान परिवर्तन हो रहा है तब हम लोग उसको एक समान त्वरण कहते हैं। तो मान लीजिए कि आपका ये कोई रास्ता है और इस रास्ते का हम नाम दे देते हैं ए और बी। अब वस्तु ए से बी ये सी पॉइंट तक आया, फिर वस्तु डी तक आया। तो पहले ये यहां से चलना शुरू किया, यू से चलना शुरू किया होगा। मतलब जब वस्तु चलना शुरू किया होगा तो उसकी कुछ न कुछ प्रारंभिक वेग रही होगी। अब ये u वेग से चलना प्रारंभ किया, a से c तक आया समान वेग, c से d तक गया फिर समान वेग, और d से b तक गया फिर समान वेग। मतलब वस्तु का वेग जो है वो समान रूप से परिवर्तित हो रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वस्तु एक समान त्वरण से चल रही है। अच्छा, जब ये फाइनल पोजीशन b पर पहुंचेगा तो आप कहेंगे कि सर उसका अंतिम वेग हो जाएगा। क्या कहेंगे कि सर उसका अंतिम वेग हो जाएगा, जहां पे वस्तु पहुंच जाएगा, जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। तो अरे भैया, आपको यहाँ पे औसत वेग अगर निकालना होगा तो आप कैसे निकालते हैं? तो आप सीधे कहते हैं सर यहाँ पे औसत वेग जो होगा वो u प्लस वी बाई 2 होगा। क्या होगा औसत वेग? u प्लस वी बाई 2। यहां पे हम लिख सकते हैं ऐसा, औसत वेग इक्वल टू u प्लस वी बाई 2। तो जब वस्तु एक समान त्वरण से चल रही होती है तो उस स्थिति में अगर हमको कभी औसत वेग निकालना होता है तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, u प्रारंभिक वेग और v आपका अंतिम वेग बटा 2। कहते हैं सर औसत वेग निकल जाएगा। आपसे पूछा है क्या क्वेश्चन में कि यदि वस्तु का त्वरण समान है, त्वरण तो यहाँ भी समान दिख रहा है आपको, तो कह रहा है इसका अंतिम वेग किसके बराबर होगा? तो देखिए औसत वेग इक्वल टू u प्लस वी बाई 2 है। तो क्या हम इसको ऐसे ना लिख सकते हैं 2 इंटू औसत वेग, 2 इंटू औसत वेग इक्वल टू u प्लस वी। काहे? तो हम क्या किए कि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिए, कुछ ना है तो एक को इससे मल्टीप्लाई किए तो u प्लस वी ही, और 2 इंटू औसत वेग। अब देखिए कि u प्रारंभिक वेग है और v अंतिम वेग है, आपसे v के बारे में ही पूछा है। तो क्या आप इसको ऐसे ना लिख सकते हैं कि v इक्वल्स टू ये हो जाएगा सर 2 इंटू औसत वेग, 2 इंटू औसत वेग माइनस u, 2 इंटू औसत वेग माइनस u। देखिए तो ये चीज आपके ऑप्शन में है। अब आपका यहाँ पे इसको 2 इंटू औसत वेग माइनस प्रारंभिक वेग क्या देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि u किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रारंभिक वेग को ही। तो चलिए यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा कि 2 इंटू औसत वेग माइनस प्रारंभिक वेग। औसत वेग इक्वल टू क्या? औसत वेग माइनस प्रारंभिक वेग। और ये जो आपका v है ये क्या है? आपका अंतिम वेग है। ये क्या है? आपका अंतिम वेग है। देखिए तो क्वेश्चन यही ना पूछा है कि जब वस्तु एक समान त्वरण से चल रहा होगा तो इसका अंतिम वेग किसके बराबर होगा? तो भैया अंतिम वेग 2 इंटू औसत वेग माइनस प्रारंभिक वेग के बराबर होगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
मजा आ रहा है आपको समझने में? ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में पूछे हुए हैं। मैंने आपको इंडिकेट करने के लिए सारे के नीचे में लिख भी दिया है कि वो कब पूछा गया है। अब आप बताइए कि अगर आपके पास इसका सही कंसेप्ट ना हो तो क्या आप इस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में ना देख करके कंफ्यूज करेंगे? ऑब्वियसली कंफ्यूज करेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। ये सब सवाल मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। चूंकि ये एसएससी एग्जाम में पूछा गया था तो आपको दिखाने के लिए मुझे सेलेक्ट करना पड़ा इस क्वेश्चन को। देखिए, 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर बल लगाने से उसका वेग 5 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड से 25 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो लगाए गए बल की गणना करें। भाई यहाँ पे वेग में परिवर्तन हो रहा है ना, 5 सेकंड में वस्तु का वेग 15 से 25 हो जा रहा है, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आपसे पूछा है कि लगने वाले बल की गणना करें। बहुत इजी में, मास दिया हुआ है वस्तु का कितना, 4 kg। अब आप कहेंगे सर त्वरण ना दिया हुआ है। अरे भाई त्वरण ना दिया हुआ है तब बल लगाने से वस्तु का वेग 15 मीटर से कितना हो जा रहा है, 25 मीटर हो जा रहा है। तो मान लीजिए कि ये उसका प्रारंभिक वेग है और ये इसका अंतिम वेग है। कितना टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में? तो आप कहेंगे सर 5 सेकंड, तो ये ना निकल जाएगा 25 माइनस 15, 25 माइनस 15 और बटा 5 सेकंड है ना, तो 25 माइनस 15 कितना हो गया, 10, 10 बटा 5, तो 5 दूना 10, मतलब वस्तु का त्वरण है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 4 kg। F इक्वल टू ma लगा दीजिए ना, 4 × 2 कितना हो जाएगा आपका, 8 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 × 2 8 न्यूटन। मतलब आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने करवाया हुआ है, प्लेलिस्ट में फिजिक्स न्यूमेरिकल करके अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और ये आपके एसएससी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था और उसमें भी 2 बार ये रिपीट किया गया था, अंक बदल बदल के। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का जो 6ठा नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल मुंह जबानी बनना चाहिए आप लोगों से। 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार मैंने आपको बताया है, क्या है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा जूल में ज्ञात करें जिसका वेग 4 मीटर पर सेकंड होगा। देखिए दोस्तों, एसएससी CHSL 2018 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है। आपसे क्या पूछा है कि मास दिया हुआ है वस्तु का कितना, 20 kg। आपसे पूछ रहा है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा जूल में ज्ञात करें जब वेग 4 मीटर पर सेकेंड है। वेग कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। बताइए ये क्वेश्चन बनाने से आपको कोई रोक सकता है? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 12 mv²। अरे भैया लगाना दीजिए, मास 20 kg, वेग कितना, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 2 10 या 20 और 10 गुना 4 चौका 16, तो 16 दूना 160 जूल। मतलब आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। मैंने सारा इससे संबंधित न्यूमेरिकल जो आपका मैकेनिक्स चैप्टर जो मैं आज क्लास दे रहा हूँ स्पेशली एसएससी के लिए, रेलवे में मैंने सारा चीज करवाया हुआ है प्लेलिस्ट में। आप चाहें तो वहां से एक एक करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। बहुत फायदा होगा आपको एसएससी के एग्जाम के लिए, एयरफोर्स के एग्जाम के लिए या फिर किसी और चीज के एग्जाम के लिए। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। बहुत ही आसान सा सवाल, आप सबसे बहुत ही आसानी से बनेगा, कुछ न करना है। 18 छके 108 होता है। अब आप कहेंगे ये कैसे कर दिए, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 18 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है तो इसका संवेग क्या होगा। अरे भैया संवेग P = फॉर्मूला होता है mv। तब P आपका निकालना है, मास दिया हुआ है 18 और वेग कितना है 6, तो आपका हो जाएगा 8 छके 48, 1 छके 6, 4 10, 108 मीटर। यहाँ पे इसका मास का यूनिट रखिए और मीटर पर सेकेंड, 108 kg मीटर पर सेकेंड, इतना आपका संवेग हो जाएगा। मतलब आपकी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों इस पूरे कहानी से हमको एक चीज़ का शिक्षा जरूर मिलता है, क्या कि जितने भी फार्मूला हैं फिजिक्स में उन सारे फार्मूला को कम से कम आप 1-2 बार दिन में देखते रहें अपने आगे के फ्यूचर के एग्जाम के लिए, नहीं तो खटिया खड़ा हो जाएगा। अगर फार्मूला सही से दिमाग में नहीं रहेगा तो फिर आगे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो कोशिश कीजिएगा जहां भी फार्मूला मिले उसको देखते चले जाएं। चलते हैं हम लोग दोस्तों अपने 8वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। आपका जो 8वां नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सा है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले डैश के समानुपाती होती है।
अभी जस्ट हम लोगों ने रेखीय संवेग देखा था। देखिए कि मान लीजिए कि ये आपका एक पॉइंट है ए और बी, यहाँ पे कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m और ये v वेग से जा रहा है। किस वेग से जा रहा है? v वेग से। तो इसका संवेग क्या होगा? तो आप कहेंगे सर p इक्वल्स टू, तो अभी जस्ट पढ़े हम लोग, mv होता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन हो रहा है। रेखीय संवेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। भैया जखन ये रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर लगा दे ना, तो आप समझ जाइएगा कि संवेग को हम समय से डिवाइड कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि किसी वस्तु के रेखीय संवेग में थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। तो रेखीय संवेग का फॉर्मूला होता है एम भी, तो हम डेल एम भी तो लिख ही सकते हैं कि थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। ये डेल किसको रिप्रेजेंट करता है? थोड़ा सा परिवर्तन का। और हम कह रहे हैं कि ये जो परिवर्तन हो रहा है इसमें समय भी थोड़ा सा लग रहा है, मतलब डेल टी समय में, मतलब टी समय में थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। आपसे पूछा है कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले डैश के समानुपाती होती है। तो पहले तो हमको ये देखना होगा कि संवेग में परिवर्तन, तब p इक्वल्स टू हम क्या कहते हैं कि डेल एम भी बटा डेल टी कह दे तो आपको कोई दिक्कत? संवेग में थोड़ा सा परिवर्तन और समय जो है वो भी बहुत लिटिल थोड़ा सा लगा है, तो डेल एम भी बटा डेल टी, डेल एम भी बटा डेल टी। अब हम अगर इसको इस तरह से लिखने का कोशिश करें कि m यहाँ पे जो है आपका डेल m जो है इसको हम बाहर निकाल लें, सॉरी डेल m को नहीं, m को हम बाहर निकाल लें और डेल v बटा डेल t लिखने का कोशिश करें। क्या करें? m डेल v बटा डेल t। तो आपको कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम कहना क्या चाह रहे हैं, आप यहाँ पे देखिए कि ये जो आपका डेल v बटा डेल t है, डेल v बटा डेल t, कहीं ना कहीं आपको न लग रहा है कि ये विस्थापन में, सॉरी वेग में परिवर्तन है? ये क्या है आपका? वेग में परिवर्तन। तो हम अगर इसको वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं ना। a इक्वल्स टू फार्मूला आपको मैंने बताया था dv बटा dt, या इसी को लिखो आप डेल v बटा डेल t। इसी को क्या लिखो? dv बटा dt, मतलब वेग में थोड़ा परिवर्तन, समय में भी थोड़ा परिवर्तन, एक डेल v बटा डेल t। इसको हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा परिवर्तन होना, अ लिटिल चेंज। तो डेल v बटा डेल टी वस्तु का त्वरण बता रहा है, तो m इंटू ए। आप देखिए संवेग किसके बराबर है? बल के बराबर ना है। F इक्वल्स टू क्या फार्मूला पढ़ते हैं हम लोग? ma। मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले बल के क्या होती है? समानुपाती होती है। मतलब आपके इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? आपका ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि सारे क्वेश्चन को आप आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाएँ। दोस्तों आप में से कोई अगर चाहते हैं कि साइंस का पूरा कंप्लीट क्लास करें, कंप्लीट कोर्स करें, तो धुरीना ऐप पर ये बैच अवेलेबल है आपका, जिसका फ़ी आपका 399 रुपया है। अगर आपको धुरीना ऐप पे कोर्स खरीदने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए, 62 99 34 0750। इस पे आप कोई भी समस्या हो कॉल करके पूछ सकते हैं कोर्स से संबंधित। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।